अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि वो इंतखाबात पे जो आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो जो एक बंदयाली किस्म का इनकलाब आना था, बंदयाली इनकलाब वो बंदयाली इनकलाब अभी टेक ऑफ भी नहीं हुआ था कि वो बहुत से मुसाफिर को साथ के पायलट वो उतर गए। और जो फाजिल जज हजरात, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जज हजरात, उन्होंने इस बंदयाली ये जो इनकलाब का तमाशा है उससे ख़ुद को लदा किया है और उस पर जायज़ तौर पर अपने एतराज़ात लिखे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है और वो बेंच टूट गया है। और लेकिन बंदयाली जो इनकलाब है वो रुक नहीं रहा, अभी ज़ोर से आया हुआ है। तो उन्होंने अभी समाअत जारी रखनी है, कल भी आ जाएँ, बिस्मिल्लाह आए, इस पर कुछ बात करते हैं। और उसके बाद फिर ये कि जनरल अमजद शुऐब की जो गिरफ्तारी है इस पर कुछ बात करते हैं। और वो जो इतराज़ात हो रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसा आदमी भी और बाकी बड़े बड़े अच्छे यानी लोग भी बहरहाल कर रहे हैं। चले इस पर कुछ करते हैं बात पे, क्या हुआ है ये। और उसके बाद इमरान खान का एक भांजा है, उसकी कोई वीडियो सर्कुलेट कर रही है हसन नियाज़ी की, जिसमें वो गुफ्तगू कर रहा है और डरा रहा है पूरे सिस्टम को और कोर्ट्स को और हुकूमत को और रियासत को डरा रहा है और कह रहा है कि इमरान खान से टकराओगे तो फना हो जाओगे। इन तमाम यानी मैं गुजारिशात करता हूँ। पहली बात तो ये है, मेरा दोस्त आज मुझे बड़ा याद आया, डॉक्टर मरहूम लाल खान, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे अगर वो ज़िंदा होता, और मैं जाके ये बंदयाली इनकलाब पर उससे गुफ्तगू करता, हसन नियाज़ी और PTI के जो इनकलाब है इस पर बात करता, तो वो भी हंस हंस के कुर्सी से गिर जाता। बहुत बड़ा स्कॉलर, दानिश्वर, जिसने मतलब एक्चुअल कॉमरेड है, यानी इनकलाबों की तारीख़ पर वो आदमी एक यूँ कहिए कि मुस्तरद तरीन हवाले रखता था। बहरहाल भाई, पहली बात तो ये है, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये जो है बंदयाली इनकलाब, बात ये है, या हसन नियाज़ी, बात ये है कि जिन लोगों के पेट भरे होते हैं ना, और उनके चेहरे से पता चल रहा होता है कि इनके पेट भरे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और पीछे काला माजी होता है, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, सिफारिश होती है, ठीक है, इंतकाम होते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, बददुआएँ होती हैं। इस काले माजी रखने वाले जो पेट जिनके भरे होते हैं इस तरह के लोग इनकलाब लाया नहीं करते। इस तरह के लोग इनकलाब का शिकार होते हैं। इनकलाब जो झुग्गियों से उठता है ना, झुग्गियों से, उस इनकलाब का पहला शिकार ये रंगबाज होते हैं, ये बंदयाली जैसे रंगबाज, ये PTI वाले रंगबाज, ये हसन नियाज़ी जैसे रंगबाज, ये जो अपने ये जो असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ये पीर फकीर, ये अमीर अरबपति, ये लंबे बालों वाले, कानून का मजाक उड़ाने वाले, गरीबों का मजाक उड़ाने वाले, ये लोग इनकलाब का लुकमा होते हैं, पहला लुकमा, टक जिसे खाया जाता है, ये इनकलाब लेकर आएंगे, ये बंदयाली इनकलाब लेकर आएगा। अच्छा, ये बात हो गई, आगे चलेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, ये जनरल अमजद का ये गिरफ्तार होना आज के दिन, ख़ास तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का अस्कुत नोटिस जिस दिन ये टूटा है बेंच, इस दिन सुबह जनरल अमजद को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि पुलिस से करवाया गया, बल्कि उसकी वीडियोस को सर्कुलेट होने की आम इजाज़त दी गई कि दुनिया इसको आके देखे कि हो गया है गिरफ्तार। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इतना बड़ा स्टेप है और पैगाम है और मैसेज है कि इससे वाज़ेह पैगाम हो नहीं सकता। इसके बाद भी अगर कोई अहमकों की जन्नत में रहना चाहे तो रहे। और इसका जो क्रेडिट है, मैं कतई तौर पे PDM की हुकूमत को, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये जो आपने देखा जनरल अमजद शुऐब की गिरफ्तारी, या इससे पहले जनरल फैज़ की माली करप्शन और बेज़ाब्तगियों पर उठने वाली आवाज़ें और उसके भाई की मौतली, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को सलूट है और तालियां हैं, और उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। अब ये लगता है कि वाकई, जिस पर पहले व्लॉग में भी हैरत का इजहार कर रहा था कि ये तो वो हम उस कैंसर के इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि ये कभी हम अपनी नस्लों या ज़िंदगी में देखें। तो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि सलूट है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को। उनकी मर्जी, उनकी इजाज़त के बगैर ये मुमकिन नहीं था जो आज हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक्शंस स्पीक फॉर देमसेल्व्स। दूसरी तरह कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब जो एस्टैब्लिशमेंट के पुराने तनख्वाहदार बैठे हुए हैं, जो हर चीज़ की
खुशामद, हर चीज़ की खुशामद खुशामद खुशामद, वो सारे के सारे खामोश हैं। इसका मतलब ये है कि मौजूदा क़यादत जो है, अस्करी क़यादत, ना ये अपने हक में कोई प्रोपेगेंडा करवा रही है, ना इनको खुशामदें चाहिए, ना ये अपने प्रोपेगेंडे के कुछ जवाब देने का कोई यानी अल्फाज में कोई यकीन रखते हैं, ये एक्शंस लेते हैं। सलूट है। और हमें क्या चाहिए? रूल ऑफ लॉ। मेरे भाई, ये जो चीन है हमारा एक हमसाया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने इस्लामी शरीयत को पढ़ी हुई है, जिसकी वजह से वहां पे रूल ऑफ लॉ है। वो करप्शन पे सजाए मौत क्यों देते हैं? वो बगावत की इजाजत क्यों नहीं देते? उसके मुकाबले में दुबई एक इस्लामी छोटा सा जजीरा, छोटा सा मुल्क है दुबई, इस्लामी है ना, क्यों खुशहाल है? उनकी वेल्थ का साइज देखें क्या है। क्यों? रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। ये बरतानिया जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे जो कानून की हुक्मरानी है, ये कोई मजहबी, इन्होंने बाइबल से नहीं सीखा हुआ, वो तो सदियों से इनके साथ है। ये यहाँ पे जो निज़ाम कायम हुआ है, ये ठोस सदियों के इंसानी तजुर्बे और ठोस हकायक, साइंटिफिक जिसको कहा जाता है, ये उसके नतीजे में रूल ऑफ लॉ का निज़ाम कायम हुआ और खुशहाली आपके सामने। रूल ऑफ लॉ के बगैर तो कुछ भी नहीं। तो ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हम उस तरफ एक कदम भी आगे बढ़े, तो उसके लिए तालियां। ये बहुत अच्छी और खुशगवार खबरें हैं। अच्छा जी, आगे चलें। देखिए, ये कहना जो मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने कहा जनरल अमजद शुएब की गिरफ्तारी पर, वो ये है जी कि ये आज़ादी सहाफ़त है, और ये कि उन्होंने कहा आज़ादी सहाफ़त नहीं, उसने ये लिखा है कि ये कोई रियासत अल्फाज से कमज़ोर नहीं होती, बल्कि ये तो इंसाफ का निज़ाम और जबर है जो रियासत को कमज़ोर करते हैं। अल्फाज भी कभी रियासत को कमज़ोर करते हैं। कमाल है। वैसे एक झूठा प्रोपेगेंडा, तब मैंने उसका जवाब में अर्ज़ भी किया है कि तारीख तो चला रही है मेरे भाई, चला रही है। अगर हम सुनने को तैयार नहीं है तो फिर नहीं सुनाई देगा। तारीख चला रही है कि झूठे अल्फाज तहजीबों को उल्टा देते हैं, सल्तनतें बदल देते हैं। झूठा प्रोपेगेंडा, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम। झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में अभी हाल में देखना, सवात का एक मुल्ला रेडियो हुआ करता था, वो रेडियो पे झूठी बोला करता था, वो एक झूठे जहाद की तबलीग करता था। उसने सवात पूरा जो पट्टी है मालाकंड की, वहाँ पे ख़वातीन ने उसको अपने जेवर उतार के दे दिए उसके जहाद के लिए। वो सब अल्फाज थे जो रेडियो पर वो बोला करता था। अगर उस मुल्ला रेडियो को, फजलुल्लाह को रोका जाता, रेडियो की गैर कानूनी इजाज़त ना दी जाती, आपको पता पर उसका नतीजा क्या निकला? पूरे का पूरा सवात ऑपरेशन करना पड़ा। उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट निकालें, यानी वो पूरे जिन लोगों, यानी वहां पे जब वो फौज गई, फौज जाती है तो क्या फौज अकेले चली जाती है? फौज के साथ पूरा सामान, उनके जहाज, मिसाइल, टैंक, ट्रक, फिर उनका वहां पे रहना, उनका वो जो असला इस्तेमाल होता है वो। अच्छा, फिर वो जो शहादतें होती हैं, वो इधर से भी शहादत हमारी, उधर से भी शहादत हमारी, वो कॉस्ट, उसका कोई हिसाब है? अच्छा, उन IDPs को फिर वो ला के, सवात को उठा के, वो आबादी को, शहरी आबादी को निकाल के, लोगों को घरों से निकाल के ला के फिर वहाँ बसाया। वो जो खैमा, वो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, फिर ले जाके उनको दोबारा वापस, ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, एक गरीब जो मुल्क का इकोनॉमी जिसकी ये है, वो इस तरह की झूठ बोलने की आज़ादी देकर इस तरह के ऑपरेशन कब तक करता रहेगा? तरक्की खाक होनी है। एक आदमी बैठ के अपनी फौज के खिलाफ, एक होता है तनकीद करना मेरे भाई, ये जजेस में भी देख लीजिए। एक जज होता है जो काजी फाइज, जस्टिस काजी फाइज ईसा, हर जगह रिस्पेक्ट कमांड कर रहे हैं। इस तरह के और जजेस हैं। आप दबाव नाजायज डालकर ऐसे लोगों को तंग कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों को मुश्किलों में डाल सकते हैं, आप ऐसे लोगों का रास्ता, यानी उनको देर, यानी उनका हक, यानी उनको मिलने में देर कर सकते हैं, रोक नहीं सकते इस तरह के लोगों को जिनके पीछे अखलाकी ताकत होती है। वो ये बंदियाल, ये मज़ाहिर, ये लोग लड़ेंगे? खुदा का खौफ करें। झूठ बोलने वाले जो हैं, इनको रोकना मेरे भाई, ये बुनियादी कानून की बालादस्ती का बुनियादी सवाल है यार। एक नासिर भट्ट नाम का एक आदमी जो यहाँ पाकिस्तान के हर गुंडे तरीन चैनल को बरतानवी अदालत में ले जाके जूते मारता है, माफिया मंगवाता है, स्क्रीन पर माफिया चलवाता है, जुर्माने वसूल करता है, उस वक्त आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? उस वक्त तो हम बरतानवी अदल की और यहाँ के अदालतों पर बड़ी तालियां बजाते हैं। फिर तो हम कहते हैं कि जी बरतानवी निज़ाम इंसाफ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, वो झूठ जो पाकिस्तान में बैठ के बोला जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, नस्लों को तबाह कर दिया जाता है, इज्तिमाई शऊर को तबाह किया जाता है, उस पर बरतानिया की अदालत जब एक शख्स को इंसाफ नासिर भट्ट को देती है तो ये ठीक है। लेकिन उस झूठ बोलने पर एक यूट्यूबर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जाता है तो 80 साल बुजुर्ग याद आ जाता है, साबिक फौजी याद आ जाता है। फिर कहाँ गया कानून सबके लिए बराबर? ये सहाफत की आज़ादी के नाम पर जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, वो झूठ बोलने की आज़ादी मांग रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाने की आज़ादी मांग रहे हैं, झूठे प्रोपेगेंडे की इजाज़त मांग रहे हैं,
جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹ، زہر جو اگلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اس کو قانون کی گرفت اگر نہ کی تو یہ خودکشی کروا دیں گے، یہ آگ لگوا دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی الفاظ سے ریاست کمزور نہیں ہوتی، کمال ہو گیا. یعنی یہ تاریخ کا شعور ہے، یہ فہم ہے. اس ادراک کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سیاستدان ہیں اور آپ پاکستانی قوم کو کوئی اچھا مستقبل دے پائیں گے اس اپروچ کے ساتھ. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، جھوٹے الزام کی آزادی ہونی چاہیے، صرف اس لیے کہ ایک آدمی بزرگ ہے، صرف اس لیے کہ ایک آدمی سابق فوجی ہے. اس نے احساس کیا کہ وہ سابق فوجی ہے، اس نے احساس کیا کہ وہ بزرگ آدمی ہے، اس کو شرم نہیں آئی جب وہ اپنے یوٹیوب پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے. اپنی عمر کا احساس کرے، اپنی عمر کا یعنی بزرگی کا احساس کرے، اس ادارے کا احساس کرے جس کی وجہ سے اس کی ساری کی ساری عزت قائم ہے. پلٹ کر اپنی ماں کو گالی نکال رہا ہے، اس پر ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو بزرگ ہے. کمال ہے بھائی. میں آخری بات یہ بھی سوری کہتا چلوں، اب سارا عالم نے بھی حال میں کالم لکھا ہے جس میں چشم کشا انکشافات ہیں کہ جنرل فیض کی غنڈہ گردی کس طرح سے اس نے ریاستی اداروں کو استعمال کر کے لوگوں کو لوٹا ہے، اغوا کر کے اغوا برائے تاوان کیا ہے جنرل فیض نے. یعنی امیروں کو لوٹ کر پیسے مانگے، اغوا برائے تاوان. خود جنرل فیض نے لا انفورسز اس کے آرڈر پہ یہ کام ہوا ہے. اب سارا عالم نے کالم لکھا ہے، وہ کالم ایک علیحدہ بلاگ کا متقاضی ہے، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ درود و سلام کو بیچنے والے، یہ جو تحقیقاتی صحافی بنتے ہیں نا، بڑے تحقیقاتی صحافی جن کو مشرقی اقدار اور وہ اخلاق اور اسلامی شریعت اور وہ شرم و حیا یہ بڑا تنگ کرتی ہے. یہ ہر وقت جو اسلامی نعرے لگانے والے، درود و سلام اپنی ٹائم لائن پر لگانے والے، اپنے ولاگ اور اپنے یہ پروگراموں کو بڑا یہ مذہبی بیچنے والے، داڑیاں رکھ کے لوگوں کو مکاری سے جھوٹ بولنے والے، یہ سارے تحقیقاتی صحافی کہاں تھے اس وقت جب یہ ہو رہا تھا؟ بازی تو اب سارا عالم لے کر گیا. اب سارا عالم نے بتایا ہے کہ کیا چوری ہے، کیا نہیں ہے اور کیا ہوا پچھلے دور میں. اس طرح کا کوئی ملا فسادی اٹھا، یہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. اب اگر یہ خود کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں، ان کا کوئی ایڈیٹر اگر ہوتا تگڑا پروفیشنل، ان کو جوتے مارتا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا، یہ فراگوگی کر رہی تھی، بشرا کر رہی تھی، بزدار کر رہا تھا اور یہاں پہ اغوا برائے تاوان جنرل فیض کروا رہا تھا، اس وقت تمہاری تحقیقاتی صحافت کہاں تھی؟ ایک تو یہ کہ پروفیشنلزم کا تقاضا یہ تھا کہ تم ان سکینڈلز کو سامنے لے کر آتے، لیکن پروفیشنلزم سے اگلا ایک قدم بڑھ کے تم تو پورے سوسائٹی کو اسلامی شریعت کی باتیں بتاتے ہو نا. خود کو تم بڑا ایک مثالی مسلمان بتاتے ہو. تو مسلمان کا تو پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے وہ سچ بولتا ہے. اس وقت تم چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ تم اپنی گاڑیاں عزیز تھیں، اپنے بنگلے عزیز تھے، اپنی دولتیں عزیز تھیں، تنخواہیں عزیز تھیں، اور دنیا کو تم یہ آ کے بتا رہے تھے درود و سلام پڑھ کے اسلامی شریعت ہونی چاہیے ہیں جی. اور یہ دیکھیں جی، یہ سب سے بڑے منافق ہیں، یہ مذہب فروش، یہ دین فروش. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے ان لوگوں کو روئے زمین پر بدترین مخلوق قرار دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچتے ہیں اور اس کا یہ دنیاوی فائدے کے لیے بیچتے ہیں، دین کو دنیاوی فائدے کے لیے بیچتے ہیں. تو بازی کون لے کر گیا؟ اب سارا نے تو سچ لکھا ہے، ان میں سے کوئی لکھ سکا؟ یہ داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولنے والے، یہ درود پڑھنے والے، یہ عورت کے لباس میں کھوئے رہنے والے غلیظ ذہن ملا، یہ جو خود کو تحقیقاتی صحافی کا یہ لباس پہن کر یہ تجارت کرتے ہیں مذہب کی اور صحافت کی. اب بھی اگر آپ انہیں کو نیکوکار سمجھیں اور ان کو پڑھتے رہے تو آپ کی مہربانی، لیکن اس طرف بھی ذرا توجہ کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.